हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। और बिज़नेस स्टडीज़ के हम सेकंड चैप्टर पे हैं फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप को कंप्लीट किया था। आज हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। ये तो हमें पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर आते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को ही पढ़ रहे हैं। अभी हमारा प्राइवेट सेक्टर ही चल रहा है, राइट। ये तो हमें पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर। लेकिन ये होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मेन मोटिव इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट। जो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, इनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि जो मेन मोटिव इनका होता है वो होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअली हेल्प करते हैं लोगों की, एक दूसरे की आपस में हेल्प करते हैं, म्यूचुअल हेल्प करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। ये एक प्रिंसिपल है जो कि बेस्ड है ईच फॉर ऑल, एक पर्सन के लिए सब हैं, एंड ऑल फॉर ईच, और सबके लिए कोई एक पर्सन ज़रूर है। मतलब हर कोई किसी न किसी की हेल्प करता है इसमें, हर कोई किसी न किसी की हेल्प किसी भी उसमें, ठीक है। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। पहले हमने इसको थोड़ा सा इसके बारे में जाना है, मतलब नहीं समझा अभी हमने इसका, ये सिर्फ जाना है कि ये एक म्यूचुअल हेल्प होती है इसके अंदर। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। किसी न किसी के लिए कोई ना कोई होता ही है हेल्प करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब जो पर्सन ने, जो इंसानों ने अपनी मर्ज़ी से बनाई है। वॉलेंट्री मतलब खुद की मर्ज़ी से एसोसिएट किया है उसको। हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। कुछ पर्सन आपस में मिल जाते हैं, जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प के लिए, ठीक है। अ मिनिमम ऑफ 10 पर्सनस आर रिक्वायर्ड फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए मिनिमम 10 पर्सनस की नीड होती है। मिनिमम 10 पर्सनस तो होने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 10 पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब समझ आ गया, कोऑपरेटिव का मतलब है कि सिर्फ एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है पर्सनस की, एक दूसरे के काम आने के लिए, ठीक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है। जैसे पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं था ना, इसमें कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी एंड द कैपिटल इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। जो कैपिटल इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे ना, इस कंपनी में, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ शेयर कैपिटल की फॉर्म में होगी। अब शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल वो होती है जिसमें कि कैपिटल सिर्फ रेज की जाए किसके थ्रू? शेयर्स को इशू करने के थ्रू, ठीक है। हमने शेयर्स इशू कर दिए अपनी कंपनी के, उन शेयर्स को इशू करने के बाद जो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेगा उसकी इन्वेस्टमेंट लग गई उस कंपनी में, तो कैपिटल आ गई ना हमारी। तो इन कंपनीज में सिर्फ शेयर कैपिटल ही कंट्रीब्यूट की जाती है, शेयर्स को खरीद के ही कैपिटल लगाई जाती है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक्स। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस लोन्स भी रेज कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं बैंक्स के थ्रू, ठीक है। अब हमने मीनिंग तो जान लिया कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 था, उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन उन्होंने दी थी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए सोसाइटी, एक वो सोसाइटी है विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। उस सोसाइटी के जो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होंगे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रमोट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना, उनकी हेल्प करना अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कुछ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के साथ। ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। मीनिंग तो हमने जान लिया कि एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है पर्सनस का, जो आपस में मिलके कुछ काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं अपने ही लोगों की हेल्प करने के लिए। सपोज़ अगर मिनिमम 10 मेंबर्स रिक्वायर हैं, 20 मेंबर्स ने अपना कोई बिजनेस खोल लिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल ली सपोज़, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल ली 20 पर्सन्स ने मिलके,
तो वो 20% एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए काम करेंगे, कि वो सब एक वो होती है वॉलंटरी एसोसिएशन होती है उनकी, वो सब काम करेंगे कि सबका फ़ायदा हो। ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे कि मेरा मेरा फ़ायदा होना चाहिए, नहीं, वो म्यूचुअली हेल्प के बारे में सोचेंगे कि सबका फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसमें ये होता है। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं। फर्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन, ये हमारे मीनिंग में आ चुका है। एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़ ही शी हैज़ कॉमन इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और कोई पर्सन का उसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसमें एंट्री ले सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। वॉलंटरी एसोसिएशन है, अगर वो चाहे तो एंट्री ले सकता है। कोई अगर एग्जिस्टिंग है मेंबर तो वो एग्जिट भी ले सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि कोई फार्मर ज्वाइन कर सकता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी को। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में क्या होता है, सब्सिडीज़ के बेसिस पे फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं जिसमें सब्सिडीज़ मिलती हैं। अगर कुछ लॉस हो गया है फार्मर को तो उसके बेस पे उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे कंज्यूमर हो गए, कंज्यूमर सोसाइटी एक्ट को, कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं कंज्यूमर्स। तो वॉलंटरी एसोसिएशन है तो इनकी खुद की विश और विल होती है टू एंटर और एग्जिट। अपनी मर्जी से वो एंट्री भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से वो एग्जिट भी कर सकते हैं। सेकंड इनका आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ये इनका मेन मोटिव है। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव हो सकता है अर्निंग एंड नॉट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला इनका होता है म्यूचुअल हेल्प, सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इनका मेन मोटिव होता है। थर्ड हमारा आता है इक्वल वोटिंग राइट्स। जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 10 से ज़्यादा बंदे होते हैं, तो इसमें ना वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। वन मैन वन वोट फॉर वर्क रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो वो ज़्यादा वो करेगा, ज़्यादा वोट दे सकता है या उसकी ज़्यादा चलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इक्वल वो होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं इनके। ये इसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, जो रिच मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए बाय टेकिंग मोर शेयर, जो ज़्यादा शेयर्स लेके रिच मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा शेयर्स ले लेते हैं, बट कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स। ठीक है, उसमें क्या होता है मैं आपको मतलब बताती हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बंदे के पास 1000 शेयर हैं, ठीक है, और किसी एक पर्सन के पास 10 शेयर हैं, तो वोटिंग राइट तो दोनों के पास एक ही होगा ना, एक ही वोट दे सकता है एक पर्सन, चाहे वो उसके पास 1000 शेयर हो चाहे 1 शेयर हो। तो इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कंपल्सरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट्स इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या बोला गया है कि अब जैसे हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन तो कंपल्सरी है इसमें, अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ना उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी का टैग मिल जाता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसका खुद का नाम होता है, उसके खुद के नाम की वो स्टैंप बनती है, उसके कंपनी के नाम के साइन होते हैं, कंपनी के नाम से लोन लिया जाता है, एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, फिफ्थ हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन है उसने काम किया है, तो उससे जो भी फ़ायदा होगा, जो भी सरप्लस आएगा, जो भी रिकवरी आएगी, इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर। जैसे और पार्टनरशिप में था, बाकी फर्म्स में क्या था, जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। अगर किसी ने हाफ कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 50-50%, तो 50-50% ही प्रॉफिट मिलेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं, इसमें प्रॉफिट किस बेस पे शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द डीलिंग्स ऑफ मेंबर्स विद द सोसाइटी। वो सोसाइटी के साथ वो मेंबर कैसे डील कर रहा है उसको उस बेस पे प्रॉफिट मिलेगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं,
कंज्यूमर हु मेड मोर परचेजेस गेट मैक्सिमम बेनिफिट इन कंज्यूमर सोसाइटी। आपने इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी किसी भी स्टोर से जाके परचेज़ करते हो, कुछ भी सामान खरीद के लेके आते हो, तो आजकल क्या होता है ना कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, आपको कूपन्स मिल जाते हैं। तो ये कंज्यूमर सोसाइटी होती है। इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए आप एक स्टोर से जाके, जैसे मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड्स, आप वहाँ से जाके बार बार परचेज़ करते हो तो आपको कूपन्स मिल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आपने परचेज़ की उतना ही आपको बेनिफिट मिल रहा है, राइट। जितना आपने परचेज़ किया, जितना डील किया, उतना ही आपको बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी अमीर बंदा जाके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मुझे वही बात, मुझे भी ये बेनिफिट्स चाहिए। नहीं, अगर उसकी शॉपिंग का वो देखा जाएगा, उसने कितनी शॉपिंग की है, उसने कितना परचेज़ किया, तभी उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो जो जितने अच्छे से डील करता है मेंबर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। एक फिक्स्ड रेट होता है डिविडेंड का, जो कि कैपिटल और रिमेनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जिसने जितनी कैपिटल लगाई उसके फिक्स रेट का डिविडेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा तो उसको ज़्यादा दे देंगे, उसको कैपिटल ज़्यादा लगाई तो भी उसको ज़्यादा दे दो, नहीं। एक फिक्स्ड रेट का डिविडेंड मिलेगा, चाहे कितनी भी कैपिटल लगाई हो। तुम्हें 10% मिल रहा है तो 10 मिलेगा, किसी और को 20 मिल रहा है तो उसको 20 ही मिलेगा। और जो रिमेनिंग जो बच जाता है सरप्लस, जो रिमेनिंग सरप्लस है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो हो गया कि डिविडेंड फिक्स्ड है कैपिटल के ऊपर, और जो बाकी रिमेनिंग सरप्लस बच जाता है इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ बोनस। वो बोनस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और वो बोनस किसको मिलता है, जिसकी काफ़ी अच्छी डीलिंग्स होती हैं, जिसकी काफ़ी अच्छी परचेजेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा करवाता है उसको वो बोनस मिलेगा, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स थे जो मीनिंग में से ही निकल के आए थे। तो आप मान लीजिए आपको फीचर्स याद है और मीनिंग याद नहीं है एग्जाम में लिखते टाइम, तो आप फीचर्स को ही जोड़ के, इन सारी चीज़ों को आप जोड़ के, जो जो ये पॉइंट्स हैं, एक मीनिंग लिख दीजिए। उसका मीनिंग हो गया। सपोज़ कीजिए आपको मीनिंग याद है, फीचर्स याद नहीं है, तो फीचर्स मीनिंग को ही तोड़ तोड़ के उसके पॉइंट्स उसको फीचर्स में लिख दीजिए, वो फीचर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।